एक तरफ नेपाल में जो आपदा आई है उसके तस्वीर, उसके सैटेलाइट इमेजरी और हमें एक डिटेल में दिखा रही है कि किस तरीके से तबाही हुई थी, किस तरीके से नेपाल की जियोग्राफी पूरी तरीके से बदल गई है। और दूसरी तरफ से एक और आपदा जिसकी खबर अभी भी आ रही है। आप जब ये एपिसोड देख रहे होंगे तो शायद तब तक नेपाल में एक दूसरा वेव, एक दूसरा फ्लड भी आ चुका होगा। अगर आप इस वैंतौर के इमेजेस को देखें, सैटेलाइट इमेजेस को देखें, बॉर्डर चेक पॉइंट को देखें, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक स्टेशंस को देखें, रिवरसाइड विलेजेस को देखें, तो ये जो तबाही का जो मंजर है, किस तरीके से डेवस्टेटिंग इफेक्ट था, जिस तरीके से बोतेखोशे रिवर में पानी आकर एक एक पानी का पहाड़ बनकर लोगों की जिंदगियों को खत्म कर गया, वो स्केल ऑफ डिजास्टर अभी हमें समझ में आ रहा है। जो जियो मॉर्फोलॉजिस्ट जिसे जिसे कहा जाता है, क्रिस्टन कुक और डैन शुगर, उन्होंने ये सैटेलाइट इमेजेस स्टडी करके ये कहा है कि जो बेडरॉक था, ये जो पहाड़ से ये जो टूट गया है, ये जो पूरा ग्लेशियर टूट गया है, उसके अंडरलाइनिंग जो बेडरॉक था, वो बेडरॉक ही कोलैप्स कर गया था, जिसके वजह से ये जो मैसिव चंक ऑफ आइस, ऑफ रॉक, ये सीधे जो वैली के अंदर गिरा, जिसके वजह से ये पूरा जो सुनामी आ गया, मान लीजिए रिवर के अंदर एक सुनामी आ गया, वो उसकी एक वजह बताई जा रही है। ये बेडरॉक क्यों फेल किया, इसका आकलन, इसकी जांच पड़ताल तो अभी जियोलॉजिस्ट काफी लंबे समय तक करेंगे। लेकिन जो फेलियर हुआ ये बेडरॉक का, और उसके बाद ये जो अपर बोतेखोशे रिवर और त्रिशूली रिवर में ये जो पानी गया, उसका अब आकलन कहा जा रहा है कि 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर पानी आगे बढ़ा। द सर्ज, जो पानी का जो सर्ज था, बहाव का स्पीड था, 70 माइल्स की रफ्तार से लोगों को अपने चपेट में ये ले रहा था। तो अगर आपने पानी आते हुए भी देखा, कुछ डिस्टेंस से भी देखा, आप इसको आउटरन नहीं कर सकते थे, पानी आपको खत्म ही कर देता, इतना ज्यादा डरावना था। और कुछ जगह तो बोला जा रहा है 100-100 मीटर से ऊपर पानी गया था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नदी किनारे, नदी से ऊपर भी जो स्ट्रक्चर्स थे, जो लोग खड़े थे, वो भी इस पानी के चपेट में आ गए। उसके ऊपर नेपाल में दूसरी दुर्घटना की खबर अभी आ ही रही है कि जो अपर रीचेस में जो एक और लेक बन चुका था, वो लेक ओवरफ्लो कर रहा है, उसकी वार्निंग भी आ चुकी है। उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन 28 अगस्त की दोपहर को अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 500 से ज्यादा अब लोगों की मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। यह तो कंफर्म्ड न्यूज जो हम आपको बता रहे हैं। तिब्बत की साइड में अभी भी बोला जा रहा है 500-550 लोग मिसिंग हैं। नेपाल के साइड में भी करीबन 1000 लोग अभी मिसिंग होने की बात कर रहे हैं, हो रही है। तो ओवरऑल आप बात कर लीजिए तो करीबन 500 लोगों की मौतें, 1500 लोग अभी भी लापता, और एक और पानी की दीवार भी शायद नेपाल को अभी उस पर भी एक और आपदा भी अभी नेपाल के ऊपर आ सकती है। यूनाइटेड नेशंस का आंकड़ा 28 की अगर हम बात करें तो 910 पीपल मिसिंग, 517 ऑफ देम फॉरेनर्स। 30 देशों से अभी फॉरेनर्स लापता हैं। अगर हम प्रॉपर्टी के नुकसान की बात करें तो 1.3 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी का नुकसान अभी इनिशियल एस्टिमेट में हो चुका है, चाहे वो ब्रिजेस हो, पावर स्टेशन हो, और इसमें इस नुकसान की भरपाई करते करते सालों लग जाएंगे, रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट में सालों लग जाएंगे। नेपाल अभी कोशिश तो बहुत कर रहा है। बालेन शाह की सरकार ने कहा है कि उन्हें फॉरेन रिलीफ रेस्क्यू एफर्ट्स की जरूरत नहीं है, वो अपने लोगों को रेस्क्यू करने के लिए दे आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट। लेकिन उधर रेस्क्यूअर्स भी तो काफी डर में रेस्क्यू कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई नॉर्मल अर्थक्वेक नहीं है कि एक बार अर्थक्वेक आ चुका है, आफ्टर शॉक्स हो चुके हैं और अब हम रिलीफ और रेस्क्यू का काम जारी रख सकते हैं। ऑन दी एज है, क्योंकि किसी भी क्षण पानी की एक और दीवार, पानी की एक और सुनामी चाइना नेपाल बॉर्डर से आगे आकर लोअर एरियाज में भी आ सकती है। इसकी वार्निंग अब चाइना ने भी दे दी है और नेपाल की पुलिस ने भी दे दी है कि रिवर और लो लाइंग एरिया से अब आप दूर हो जाइए। अब इस नए पानी के बहाव का कितना ज्यादा इंपैक्ट होगा, उसका कितना फ्लो होगा, यह तो अगले कुछ घंटों में ही हमें मालूम चलेगा। लेकिन यह जो चाइनीज अथॉरिटीज की वार्निंग है कि ये अपर रीचेस में, तिब्बत में ये जो नया बैरियर लेक बना है, ये जो आर्टिफिशियल लेक बना है, ये चोचनखोला और पिरबुतांगसो रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर अगेन मलबा जमने के वजह से एक आर्टिफिशियल लेक बना है। कहा जाता है 2 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी इसके अंदर है। आने वाले दिनों में 2-3 मिलियन क्यूबिक लीटर पानी और भी इसमें
आ सकता है, तो इसका बहाव भी काफी डेंजरस हो सकता है। चाइना की मिनिस्ट्री ने कहा है कि अब यह बांध टूट रहा है, यहां से पानी निकल रहा है। अगर धीरे धीरे से पानी रसेगा तब तो शायद उतना खतरा नहीं है, लेकिन अगर एक साथ पानी का बहाव यहां से फिर से बाहर जाएगा तो काफी ज्यादा खतरा है। इसीलिए यह चीजें समझने की जरूरत है कि इतनी बड़ी तरीके से ये जो बेडरॉक फेलियर की हम बात कर रहे हैं, ये इतनी बड़ी तरीके से बेडरॉक फेलियर हुआ कैसे? या सिर्फ क्लाइमेट चेंज है, या यहां कोई और ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ये सारी चीजें हुई थी? बीजिंग क्या जानता था? क्या एडवांस वार्निंग दी जा सकती थी? और ये जो डिजास्टर है ये बार बार आने वाले सालों में क्यों हो सकती है? क्यों चाइना नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहा है? क्योंकि चाइना जिस तरीके की डैम बनाने की प्लान कर रहा है, मिडोंग डैम जो बनाने की कोशिश कर रहा है, ब्रह्मपुत्र को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, उसका एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस चाइना के लिए है। लेकिन एक जो नेचर का रिवेंज होगा, अगर वहां कोई सिस्मिक एक्टिविटी होती है, अगर वहां कोई ग्लेशियल आउटब्रेक होता है, तो बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा चाइना को, नेपाल को, इंडिया को भी। तो अब शायद एक खतरे की घंटी बज चुकी है कि चाइना को भी सोचना होगा कि सिर्फ उसके पास पैसा, असला, मसाला, माल एंड ह्यूमन पावर है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो चाहे डैम बना दे, जहां चाहे नेचर के साथ खिलवाड़ कर दे। यह सारी चीजों को समझने की जरूरत है। अगर 28 तारीख की बात करें तो 30,000 से ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल अभी दिन रात काम कर रहे हैं नेपाल में लोगों को बचाने के लिए। नेपाल आर्मी की हेलीकॉप्टर्स अभी सर्विस में है। आप याद रखिए, जहां तक रस्तों की बात हो तो बहुत सारे रस्ते अब पानी में जा चुके हैं, रोड्स कट ऑफ हो चुके हैं, ब्रिजेस जो पुल हैं वो बह चुके हैं। 350 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। त्रिशूल हाइड्रो पावर टनल के अंदर से इन्होंने शरण लिया था, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के टनल के अंदर, इसमें भारतीय भी शामिल हैं, तो उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। तो जो करीबन 300 भारतीय हैं जिनके फैमिलीज अभी वेट कर रहे हैं कि अगर कोई मिरेकल हो जाए, अगर कोई खबर मिल जाए, तो उनके लिए कम से कम यहां थोड़ी सी एक अच्छी खबर थी। लेकिन ये जो नेपाल के लिए और उसकी इकोनॉमी के लिए ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक एक डेवलपमेंट है। एक तो आपका जानमाल का एक नुकसान है, और उसके ऊपर 3.4% पे नेपाल की जो जीडीपी थी वो बढ़ रही थी। और इतनी बड़ी एक डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन के बाद अब नेपाल सोच रहा था कि इट विल बी बैक टू ट्रैक, लेकिन अब किस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन के लिए कितना ज्यादा और पैसा लगने वाला है, $1.3 बिलियन का तो इनिशियल नुकसान बताया जा रहा है। उधर अगर हम भारतीयों की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया 288 मिसिंग थे, और उसमें से ऑब्वियसली कैलाश मानसरोवर पिलग्रिम्स काफी ज्यादा इंपैक्टेड हैं। अगर हम फुल लिस्ट ऑफ कंट्रीज की बात करें तो अभी जो आंकड़ा स्टैंड करता है 288 इंडियन, 100 चाइनीज मिसिंग की बात की जा रही है जो नेपाल के साइड में थे। यूनाइटेड स्टेट से 63, यूक्रेन से 53, मलेशिया 51, ऑस्ट्रेलिया 34, यूनाइटेड किंगडम 33, कनाडा 24, और साउथ कोरियन जो वर्कर्स थे वो जो प्लांट में काम कर रहे थे, कुल मिलाकर 30 देश ऐसे हैं। यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर जो है वहां, वो कह रहे हैं कि 517 फॉरेनर्स फ्रॉम डिफरेंट नेशनैलिटीज, और एड जो है वो पूरे दुनिया से आ रहा है। और एड मेरे ख्याल से नेपाल को जरूरत भी होगी, क्योंकि एक छोटा देश जो ऑलरेडी इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहा था, उसको इस तरीके का ये जो एनवायरमेंटल चेंज है, ये जो इंपैक्ट है, उसको झेलना पड़ रहा है। इंडिया ने भी 50 मेट्रिक टन अभी रिलीफ मटेरियल भेजा है। यूके 5 मिलियन पाउंड्स पैसा प्लस इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स भेज रही है। साउथ कोरिया $1 मिलियन प्लस रिस्पॉन्स टीम्स भेज रही है। यूएस ने $500,000 दिया है। ईयू, वर्ल्ड बैंक, रेड क्रॉस, डब्ल्यूएचओ, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर सब अपनी कोशिश कर रहे हैं कि नेपाल को इस मोमेंट में हेल्प किया जाए। लेकिन इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे, इस पर आकलन, इस पर रिसर्च मेरे ख्याल से आने काफी टाइम तक चलता रहेगा। लेकिन हमने अपने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि कैसे 2-3 थियरीज इनिशियली जो फ्लोटेड हो रहे थे कि भैया ये अर्थक्वेक है, फिर समझा गया कि ये अर्थक्वेक नहीं था, फिर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की बात हुई, क्या ये एक ग्लॉफ इवेंट है, और उसके बाद हमने आपको पिछले एपिसोड में भी समझाया कि कैसे ये एक आइस अवलांच था जिसके वजह से एक उफान सा आ गया इस नदी में। और जो इसके पीछे जो और डिटेल्स हैं, पिछले 24 घंटों में और भी ज्यादा डिटेल्स सामने आए हैं। अगर आप देखें डिटेल में इस एरिया की जियोग्राफी, जो इंटरनेशनल साइंटिस्ट जो डेटा को स्टडी कर रहे हैं, सैटेलाइट इमेजेस को स्टडी कर रहे हैं, उनको ये अब साफ समझ में आ रहा है कि ये लुरिंग जो ग्लेशियर है ये किस तरीके से डिटैच हो जाता है, अपने बेडरॉक से डिटैच हो जाता है। 5000 से ज्यादा मीटर एलिवेशन से ये टूट कर 1000 मीटर
1000 1500 मीटर सीधा नीचे वर्टिकली जाती है। अब आप सोचिए कि ये जो टुकड़ा है, ये जो टूटा है, इसको सोचना, इसकी कल्पना करना भी काफी मुश्किल है, क्योंकि ये 2000 फीट वाइड ये जो पूरा टुकड़ा है, आप समझ लीजिए एक पहाड़ का पूरा टुकड़ा टूट के गिर जाता है, पानी के अंदर गिर जाता है, अपने साथ सेडिमेंट, रॉक्स, वो सब भी ले आता है, और इसी के वजह से 50 मीटर तक पर सेकंड इसकी स्पीड बन जाती है, पानी की स्पीड बन जाती है। कल्पना करना काफी मुश्किल है कि इतना ज्यादा पानी का बहाव कैसे हो सकता है। और क्योंकि ये एक नैरो वैली है, तो पानी के लिए निकलने के लिए जगह कम थी, इसीलिए पानी काफी ऊपर तक जाती है, 50-100 मीटर ऊपर तक पानी का उफान होता है, एक एक दीवार बनकर, एक पहाड़ बनकर पानी आगे आती है, और इसीलिए इतना ज्यादा घातक है इसका इंपैक्ट। आवालांचेस तो हम ऐसे में भी देखते हैं। हाल ही में नेपाल को एक और ट्रेजेडी देखना पड़ा, जब उनके बेहतरीन माउंटेनियर्स एक ऐसे ही आवालांच के चपेट में आ गए। लेकिन इसमें जितना एनर्जी रिलीज हुआ, जितना पानी का बहाव हुआ, उसको अनप्रेसिडेंटेड जरूर बोला जा रहा। लेकिन यह ग्लेशियर पूरी तरीके से टूटा कैसे, इस तरीके से टूटकर एक पहाड़ कैसे गिर गया इतने हाई ऑल्टीट्यूड में? तो याद रखिए, इसके पीछे दो थियरीज बोली जा रही हैं। एक तो है टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट, और दूसरा है क्लाइमेट जो चेंज की बात काफी की जाती है आजकल। जो टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट है, याद रखिए कि हिमालयन रेंज काफी यंग रेंज है, ये अभी भी डेवलप कर रही है, 20-21 मिलीमीटर पर ईयर ये अभी भी शिफ्ट कर रही है। ये प्लेन्स, ये जो दो प्लेट्स हैं, ये कोलाइड करती हैं। तो सोचिए कि ये जो ट्रेमर्स हैं, ऐसा नहीं है कि अभी एक अर्थक्वेक आ गया, इसके वजह से पहाड़ टूट गया। ये जो ट्रेमर्स हैं, ये कंटिन्यूअसली लैंडस्केप को यहां शेप कर रही हैं, चेंज कर रही हैं, और ये बाकी जो क्लाइमेट चेंज है वो बाकी काम पूरा कर देगी। तो इसमें अलग अलग कारण हो सकते हैं। थोड़ा सा जियोग्राफिक कारण हो सकता है, थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज कारण हो सकता है, थोड़ा सा ह्यूमन एक्टिविटी कारण भी हो सकता है। और जो क्लाइमेट चेंज की बात है, वो मेरे ख्याल से जो जियोग्राफी समझते हैं, जो देख रहे हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से आइस लॉस हो रहा है यहां। सन 2000 से तो और डबल हो गया है, माने 65% फास्टर अगर हम पिछले डेकेड में देखें कंपेयर टू द डेकेड प्रीवियस टू दैट, तो काफी तेज गति से आइस लॉस हो रहा है। यहां जो परमाफ्रॉस्ट है, जो परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड है, वो ढीली हो रही है, और इसीलिए यहां फेलियर का चांस और बढ़ रहा है। ऐसे ग्लेशियर फेलियर्स पहले भी हुए हैं। अगर हम पेरू की बात करें, 1941 में जहां 5000 के आसपास लोग मारे गए थे, 1962 में जहां करीबन 4000 लोग मारे गए थे। लेकिन हम अगर इस एरिया की भी बात करें तो 1981 में इसी चाइना नेपाल बॉर्डर पर हमने एक ग्लेशियर लेक ओवरफ्लो देखा था। 20 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी नेपाल के अंदर घुसा था, 200 लोग वहां मारे गए थे। वही रिवर सिस्टम था, वही लोकेशन था, वही बॉर्डर एरिया था, और आज यही चीज हम फिर से देख रहे हैं। डिफरेंस ये है कि पहले ये इक्के दुक्के इवेंट हुआ करते थे, लेकिन 6 मेजर हिमालयन डिजास्टर्स हो चुके हैं पिछले 12-13 सालों में। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है ये डिजास्टर की, ये बढ़ रही है, और जो गति है, जो घातक जो इसका रूप है, वो और बढ़ रहा है। तो ये बड़ी चिंता का विषय बन चुका है भारत के लिए भी। इस पूरे कांड में चाइना का क्या रोल रहा है, और आने वाले सालों में भारत के लिए यह सिरदर्दी क्यों बढ़ने वाली है, वो भी समझना जरूरी है। पहले बता दूं कि नेपाल में एक सेंटिमेंट जरूर है कि इसमें कहीं ना कहीं चाइना रिस्पॉन्सिबल है। नेपाल की एक न्यूज आउटलेट ने यह दावा किया है कि जो फ्लैश फ्लड है, यह सबसे पहले तिब्बत की योरोंग काउंटी में अप्रोक्सीमेटली 8:15 नेपाल टाइम पर स्ट्राइक करती है, और उसके बाद बोतेखोशे में इसको देखा जाता है नेपाल के साइड में अराउंड 9 o'clock इन द मॉर्निंग। एक 45 मिनट का विंडो बताया जा रहा है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन चाइना के तरफ से कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम ना है और ना कोई अर्ली वार्निंग आई। जो डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी है, उनका यह कहना है कि उनको एक फोन कॉल आता है रसवा चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से कि भैया लोग कह रहे हैं कि यहां पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ना कोई ऑटोमेटेड सिस्टम है, ना कोई सैटेलाइट वार्निंग सिस्टम है, लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं पानी आ रहा है, और तब वार्निंग दिया जा रहा है। अगर 45 मिनट्स का वार्निंग होता, हाइपोथेटिकली सोच के देखिए, तो कितनी ज्यादा जाने बच सकती थी, जो रिवर से लोग अपने आप को दूर कर लेते, जो कि नहीं हो पाया। कोई वार्निंग नहीं आई थी। इस बात से काफी लोग नेपाल में खफा हैं, और जब लोग और पुलिसमैन गए भी लोगों को बाहर निकालने के लिए, तो पुलिसमैन खुद ही चपेट में आ गए, क्योंकि उनको तक नहीं मालूम था कि कितना भीषण तरीके से यह पानी यहां आने वाला है।
इसके रिस्पांस में चाइना का जो एम्बेसी है नेपाल में, उन्होंने कहा है कि यह खबर बिल्कुल बेबुनियाद है। ये नेपाल के साइड में ये जो कोलैप्स हुआ है, बिल्कुल सही बात है, ये नेपाल के साइड में ही कोलैप्स हुआ है और एक्विजिशन लगाने से कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन फैक्ट तो यह है कि चाइना के पास तो इतनी सारी सैटेलाइट सिस्टम्स हैं, ट्रैकिंग सिस्टम्स हैं, ये तो दूसरे देशों को रियल टाइम सर्वेलेंस ट्रैकिंग करके भी देते हैं। तो क्या ये ग्लेशियर्स को ट्रैक नहीं कर रहे थे? ट्रैक कर रहे थे, इनको मालूम था, या मालूम था तो इंफॉर्मेशन टाइम से नहीं आया? नेट पॉइंट तो यह है कि नेपाल डिड नॉट हैव एनी वार्निंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और दरकार है इस समय कि नेपाल, चाइना, इंडिया साथ में मिलकर एक अर्ली वार्निंग सिस्टम को डेवलप करे, जिससे कि फ्यूचर में, और यह होने वाला जरूर है, फ्यूचर में जब ऐसी कोई इवेंट हो, आपदा आए, तो कम से कम लोगों को डाउनस्ट्रीम रिवर से तुरंत इवैक्यूएट करने का एक सिस्टम बनाया जाए, एक प्लान बनाया जाए। दुख की बात यह भी है कि चाइना वही सारा अपना काम और वही अपनी मेंटालिटी एक नेचुरल डिजास्टर पर भी लगा रही है, जिससे हमें और भी जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। आप सोचिए कि जो विजुअल्स पूरी दुनिया देख रही है, जिस तरीके से बॉर्डर पोस्ट पर जिस तरीके से पानी आया और लोगों को दबा कर चले गया, अब वो विजुअल्स, वो दृश्य आप चाइनीज सोशल मीडिया पर नहीं देख पाओगे, वीचैट वगैरह पर नहीं देख पाओगे, क्योंकि चाइना ने अब इसको एक आपदा को भी सेंसर करना शुरू कर दिया है। हर चीज को दबाना, हर चीज को सेंसर करना चाइना को बहुत मजा आता है। इसीलिए चाइना एक तरफ कह रही है कि तिब्बत में मिसिंग टोल 558 का है, जिसमें 260 फॉरेनर्स बताया जा रहा है। यह डेथ टोल अपने आप में उस एरिया में काफी ज्यादा है, क्योंकि वो काउंटी में बहुत कम पॉपुलेशन है। तो उस काउंटी में कितना ज्यादा खतरा हुआ है, कितना डैमेज हुआ है, क्या हुआ है उन लोगों का, सोचो। 2 दिन हो गए इस फ्लड को आए हुए और हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। फॉरेन जर्नलिस्ट को वहां नहीं जाने दिया जा रहा है, जबकि फॉरेन जर्नलिस्ट नेपाल में जाकर पूरी तरीके से देख पा रहे हैं कैसे रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस हो रहे हैं। एक ही चीज हमें पता चल रही है कि भैया चाइना अपने ऑफिशियल स्टेट मीडिया से क्या कह रहा है, कितने अच्छे तरीके से काम हो रहा है, कितने अच्छे तरीके से रेस्क्यू एफर्ट्स किए जा रहे हैं, बस हमें यही पता चल रहा है। हमें नहीं पता है कि वहां कितने ज्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन हो रहा था, कितनी ज्यादा मशीनरी लगाई गई थी, कितने ज्यादा रास्ते बनाए जा रहे थे। याद रखिए, वहां भी ह्यूमन इंटरवेंशन के वजह से जियोलॉजिकल शिफ्ट्स आ सकते हैं। चाइना हायर रीचेस में जियोलॉजिकल काम कर रही है अपने बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए और अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, अपने रस्तों के लिए। चाइना को यहां एक बार फिर से सोचना पड़ेगा कि आप क्या यहां एलिवेटेड रिस्क बना रहे हो जब यह काम आप हायर रीचेस में कर रहे हो। 26 अगस्त को जो ये फ्लड हुआ, ये एक ट्रेलर है, और मैं इसलिए ये आपको बता रहा हूं, और इंडिया के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि चाइना अब मिडोंग डैम भी बना रहा है। इसके ऊपर हमने एक पूरा डिटेल्ड एपिसोड बना के रखा है कि ये कितना खतरनाक क्यों है। 60,000 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। $167 बिलियन इसमें लगाया जाएगा। एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट है 2033, और इस डैम को बनाने के बाद चाइना ब्रह्मपुत्र को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेगा। इंडिया के साइड जो पानी आएगा उसको 80% तक वो रोक सकता है। चाइना इसको एज अ स्ट्रेटेजिक एसेट यूज करना चाहता है कि हम इंडिया का पानी फ्लो को रोक सकते हैं, लेकिन ये चाइना के ऊपर बैकफायर भी कर सकता है। आप सोच रहे हो कि आपके पास पैसा है, असला है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जनवरी 2025 में 7.1 मैग्नीट्यूड का यहां अर्थक्वेक आता है। तिब्बत के शिगात्सी प्रीफेक्चर में ये अर्थक्वेक आता है। 14 हाइड्रो पावर डैम्स को एग्जामिन किया जाता है और उसमें पाया जाता है कि कुछ डैम्स में वॉल्स टिल्ट कर रहे हैं, क्रैक्स आ रहे हैं। तीन जो डैम है उनको खाली करवाना पड़ता है। अब सोचो, मिडोंग इतना बड़ा डैम है, उसको कैसे डील करोगे जब यहां जियोग्राफिकल चेंजेस आ जाएंगे, ग्लेशियल चेंजेस आ जाएंगे, या कोई अर्थक्वेक आ जाएगा, तो ये बहुत ज्यादा भारी, ये बहुत ज्यादा डैमेज भी कॉज कर सकता है। चाइना सोचता है कि वो डैम बनाकर सब कुछ, सारे चीजों को दबा सकता है, चुप करा सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके पास जितना भी पैसा हो, आप फॉल्ट लाइंस को नहीं हटा सकते हो जो आइस एज के समय से इस एरिया में है। उस फॉल्ट लाइन के ऊपर आप इतना बड़ा एक डैम बना रहे हो, जिससे इतने सारे जो जिंदगियां हैं वो प्रभावित हो सकती हैं। 130 मिलियन इंडियंस की जिंदगी उससे प्रभावित हो सकती है। तो ये एक वार्निंग है मेरे ख्याल से चाइना के लिए भी, कि ये जो हाई ऑल्टीट्यूड में ये जो आप डैम का काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट का काम कर रहे हो, इसे एक बार और देखने की जरूरत है। क्योंकि याद रखिए, यही चीज इंडिया में भी हो सकता है, ये उत्तराखंड में भी हो सकता है, ये चाइना में भी हो सकता है, ये नेपाल में भी हो सकता है। नेपाल के ये सारे डैम्स भी चाइना ने ही ज्यादातर बनवाए हैं। एक दरकार है इस समय, ये नेचर की एक वार्निंग है कि आप अपने सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, सेंसिटिव
सेंसिटिव जोन्स पे कर रहे हो जो फ्रेजाइल हैं, उसको रीलुक करो। नहीं तो जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो नेचर्स फ्यूरी भुगतना पड़ेगा, वो इसी तरीके का होगा जहां पूरी जियोग्राफी ही बदल गई कुछ ही घंटों के अंदर।